1901 में तेलुगु भाषा से संबंधित किस संस्था की स्थापना की गई थी? श्री कृष्ण देवराय आंध्र भाषा निलय। उन्नीस सौ 24 में किसकी स्थापना हुई है? आंध्र जनसंघ AJS। और AMS आंध्र महासभा की स्थापना कब हुई है? 1930। 1930 में AMS आंध्र जनसंघम। 1924 श्री कृष्ण देवराय तेलुगु भाषा निलयम 1901। तो इनमें से मुख्य रूप से आंध्र महासभा के स्थापकों में कौन कौन है? माड़ापाटी हनुमंतराव और रावी नारायण रेड्डी जैसे लोग ये आंध्र महासभा की स्थापना की है। और उन्हें 21 वर्ष उस समय के हैदराबाद निजाम सरकार को निवेदन दिया था। उन्नीस सौ 35 में वे लोग अपने प्रतिवेदन निजाम सरकार को दिए थे। और उस समय हैदराबाद के जो अंतिम निजाम कौन थे? मीर उस्मान। उनकी शासन मीर उस्मान अली खान। 1911 से लेकर 1948 तक उनका शासन था। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में कई बांधे जैसे नहर, निजाम शुगर मिल, इंडस्ट्रीज और रेल, हवाई अड्डे, हवाई अड्डे और में हैदराबाद स्टेट बैंक की स्थापना, जो SBI स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, उसकी स्थापना मीर उस्मान अली। हैदराबाद स्टेट बैंक की स्थापना था इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सब लोग जानते हैं। इस बैंक की स्थापना कब की गई, जो आज भी ट्रेजरी बैंक है? 1941। 1941। इन पार्टी 1 लास्ट डिजिट्स को उल्टा करिए, पार्टी 1 को क्या होता? 1941 के लास्ट 2 डिजिट्स पार्टी 1 को उल्टा करिए, क्या होता? 1914। पता में क्या हुआ? पुरातत्व विभाग की स्थापना। विभाग की स्थापना है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, जो ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित किया जाए। तो इस प्रकार और इंडस्ट्रीज डैम्स की स्थापना की गई थी। और उस समय करेंसी का नाम सिक्का कौन सा था? उस्मान, मीर उस्मान, उस्मान अली। चाय में कौन सी खाते हैदराबाद वाले, या सी बिस्किट को ज्यादा पसंद? उस्मानिया बिस्किट। पार्ले जी बिस्किट खाते हैं। उस्मान अली खान। उस्मानिया बिस्किट। उस्मानिया बिस्किट खाते जी आप? जब भी आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल्स, बेकरीज को जाते हैं, तो चाय में कौन से बिस्किट पूछते हैं आप लोग? उस्मानिया बिस्किट पूछते हैं। समय की करेंसी का भी नाम था उस्मानिया सिक्का।
आपको याद रखना पड़ेगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करते, एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते, ये चीज आपकी याद रखना होता है। ईयर वाइज संस्थाएं, राजाएं, उपाधियां, कई ज्यादा इतिहास का अंक आप सिविक्स और इकोनॉमिक्स से आपको 8-8 अंक आएंगे। ज्योग्राफी से हिस्ट्री में लेवल ज्यादा है, तो यहाँ से 16 पूछा गफलत कर दी तो आप सर आपकी वॉइस सही नहीं आ रही सर। मेरी आवाज तो रेगुलर की तरह ही है शायद। ठीक है, फिर कॉल करो। हाँ, ठीक है। कल जो हमारा जो अंश छुटा हुआ भाग था, वो आज उसे हम देखते हैं। हैदराबाद में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इससे पहले हमने बात की हैदराबाद में 1888 में कांग्रेस की समावेश हुई थी। कांग्रेस की एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, लेकिन कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई। तो उस समय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जगह जगह पर अपनी राज्य स्तर की कांग्रेस की शाखाएं बनाने की बात की थी। तो उसी प्रकार से वे लोग भी राष्ट्रीय हर राज्य में अलग अलग से कांग्रेस की कमिटी से, जैसे तेलंगाना टीपीसीसी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोलते हैं, जैसे उसी समय भी हैदराबाद कांग्रेस कमेटी की स्थापना, यानी कि हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी को एस्टैब्लिश किया गया। कब? 1938 में। 1938। 1938। हाँ, 1938 में। उस समय हैदराबाद में इस कांग्रेस पार्टी को स्थापना करने वाले में स्वामी रामानंद तीर्थ, माड़ापाटी हनुमंतराव और बुरगुला रामकृष्ण राव, केशवराव, केवी रंगारेड्डी, टीवी नरसिम्हा राव, मर्री चन्नारेड्डी जैसे लोग उस समय आरंभिक कांग्रेस के नेता थे, जिन्होंने उस समय कांग्रेस के समावेशन को, कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन को, ये कांग्रेस पार्टी की नहीं, कांग्रेस के नाम से राष्ट्रीय आंदोलन को जनता तक पहुंचाना और जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी लाना, तो इस प्रकार के कार्य करने में वे लोग आगे थे। यहाँ कांग्रेस बोलने से कांग्रेस की पार्टी के बारे में नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर ये बातें आपको बताई जा रही है। उस समय के जो मुख्य रूप से कौन कौन से लोग हैं यह देखें। कल भी आपको माड़ापाटी हनुमंत राव के बारे में बताया गया था। तो उस समय के कांग्रेस के मुख्य लोग हैं माड़ापाटी हनुमंत राव और स्वामी रामानंद तीर्थ। कल भी आपको माड़ापाटी हनुमंत राव की बात आई थी, कहाँ? आंध्र महासभा के यहाँ। तो ये लोग, और माड़ापाटी हनुमंतराव, स्वामी रामानंद तीर्थ और उस समय के रावी नारायण रेड्डी, ये कई प्रकार के लोग, पीवी नरसिम्हा राव, आप जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये पीवी नरसिम्हा राव, ये जो पीवी नरसिम्हा राव इससे पहले यहाँ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम करे। तो इस प्रकार से वो लोग यहाँ हैदराबाद राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपनी सक्रिय भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका को निभाई है। इन लोगों के नाम आपको याद रखना है, और मुख्य रूप से आपको याद रखना है 1938 में हैदराबाद में हैदराबाद कांग्रेस की स्थापना हुई। और उस समय एक और मुख्य व्यक्ति थे कुंडा लक्ष्मण बापू जी, और तेलंगाना के बापू के नाम से जाते हैं, तेलंगाना गांधी के नाम से हम जानते हैं। और कुंडा लक्ष्मण बापू जी, इन्होंने भी इस हैदराबाद के राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को निभाई थी। और उस समय 1942 में जो हैदराबाद क्विट इंडिया का मूवमेंट चल रहा था, हैदराबाद ने भी मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। और उससे पहले भी आपको
1938 इस समय के यहाँ वंदे मातरम गीत को लेकर लोग बाहर आने लगे थे, लेकिन उस समय के यहाँ ब्रिटिश अधिकारी निजाम पर अपने प्रेशर डालते हुए इस गीत को क्या करे, निषेध किया था। तो इस प्रकार से निजाम शासक ने भी इस गीत को निषेध करते हुए यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन को धीरे धीरे कुचलने की प्रयास किया जा रहा था। और उस समय 1929 के आसपास में ही किसान और जमींदार जो दोरा देशमुख जैसे लोग हुआ करते थे, वे लोगों के विरुद्ध गांव में रहने वाले किसान और श्रमिक लोग उनके विरुद्ध में आंदोलन कर रहे थे। तो जिससे जिससे धीरे धीरे एक संघर्ष के रूप में आगे आया, जिस संघर्ष को हम तेलंगाना सैनिक संघर्ष के नाम से जानते हैं। तेलंगाना सायुध पोराटम 1946 से लेकर 1951 तक। 1946 याद रखें, 1946 से लेकर 1951 तक 5 वर्ष का पीरियड है तेलंगाना सायुध पोराटम। जब 51 तक भी क्यों हुआ, क्या भारत को आज़ादी मिली 47, हैदराबाद राज्य भारत में विलीन हुआ 48 में, भारतीय संविधान लागू हुआ 50 में। उसके बाद भी जब तक हैदराबाद राज्य के इलेक्शंस नहीं हुए, तब तक धीरे धीरे यह हर गांव में इस प्रकार की घटनाएं घटी थी। और अंत में भारत की जो आर्मी इन्वॉल्व होकर इस सैनिक संघर्ष को पूरी तरह बंद किया। तो इस प्रकार से इसका पीरियड 1946 से लेकर 1951 तक रखा गया, जो तेलुगु में कहा जाता है तेलंगाना सायुध पोराटम और हिंदी में तेलंगाना सैनिक संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और इसमें मुख्य रूप से इस काल में दोरा देशमुखों के विरुद्ध यह लड़ाई लड़ी थी। और उस समय लेवी नामक एक वसूल किया जाता था, कर वसूल किया जाता था, अधिक मात्रा में वसूल किया जाता था, लोगों को पीड़ित किया जाता था और शोषित किया जाता था। तो उनके विरुद्ध उस समय, आपको इससे पहले बताया गया था, 1000 से अधिक एकड़ भूमि रखने वाले कई जमींदार लोग, देशमुख लोग यहाँ थे। जैसे 550 से भी अधिक लोग यहाँ थे। उनमें से विष्णु रामचंद्र रेड्डी भी एक व्यक्ति हैं। उनके पास कई हजारों एकड़ की भूमि थी और विष्णु रामचंद्र रेड्डी ने गरीबों की जो भूमि थी उसे खींचने लगे थे। तो उस समय एएमएस के कार्यकर्ता, जो आंध्र महासभा के जो कार्यकर्ता कम्युनिस्टवादी थे, वामपंथी दल के नेता, उनका विरोध करते हुए आगे बढ़े थे। इसी समय 1946 इसी वर्ष दोड्डी कुमरया नामक एक व्यक्ति हैं। दोड्डी कुमरया, ये नाम आपको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोड्डी कुमरया ने एएमएस का नेतृत्व किया था। एएमएस का नेतृत्व करते हुए अपनी छोटी सी सेना को लेकर ये लोग कहाँ गए, दोड्डी कुमरया विष्णु रामचंद्र रेड्डी के घर की ओर चले, जो उस समय कौन सा गड़ीला पालना जो कहते हैं, गड़ी छोटा सा राजभवन के रूप में दिखाई देने वाला राजभवन था। ये है दोड्डी कुमरया। ये दोड्डी कुमरया, इनके नेतृत्व में एक कई लोग एएमएस के कार्यकर्ता इनके नेतृत्व में विष्णु रामचंद्र रेड्डी के घर की ओर चले गए। और विष्णु रामचंद्र रेड्डी इन्हें देखकर, दूर से ही देखा कि दोड्डी कुमरया कई लोगों को लेकर, किसानों को लेकर मेरे घर की ओर आ रहा है, मेरे घर पर हमला करने वाला है, आक्रमण करने वाला है, मुझे मारने के लिए आ रहा है। यह सोचते हुए क्या किया विष्णु रामचंद्र रेड्डी, उसके पास यहाँ काम करने वाला एक उनका अनुयायी था मिस्किन अली। मिस्किन अली को आदेश दिया कि आप इस दोड्डी कुमरया पर गोली चला। तो ये मिस्किन अली ने दोड्डी कुमरया पर गोली चलाई और दोड्डी कुमरया की मृत्यु हो गई थी। तो उनके अनुयायी भड़क उठे और ये बात आसपास के गांव में फैल गई और लोग और भी अपने किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से तेलंगाना రైతుల పోరాటం, సాయుధ పోరాటం, तेलंगाना सायुध पोराटम शुरू हुआ। तेलंगाना सैनिक संघर्ष दोड्डी कुमरया की मृत्यु से शुरू होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना सैनिक संघर्ष दोड्डी कुमरया की मृत्यु से शुरू होती है। और यह घटना किस दिन घटी है? 1946, 1946
और जून जुलाई 4 के दिन 1946 जुलाई 4 इस दिन, यह प्रश्न इससे पहले भी पूछा गया था एक बार कई अन्य ग्रुप्स की परीक्षा में। तेलंगाना सायुध పోరాటం ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది, कब शुरू हुआ? 1946 जुलाई 4 के दिन यह तेलंगाना सायुध పోరాటం नामक हुआ। और लोग हर गांव गांव में जाने लगे। ग्राम राज्य संघ नामक एक गांव में, हर गांव में एक संस्था को बनाए और लोगों में दोड्डू कुमराय के साहस के बारे में, उनके नेतृत्व के बारे में, उनकी लड़ाई के बारे में, उन पर किस प्रकार से गोली चलाई गई। और गांव के लोग उस समय बुर्रा कथाओं के रूप में, स्थानीय लोक गीतों के द्वारा, जानपद पाटलू जो लोकगीत कहते हैं, लोकगीतों द्वारा दोड्डी कुमराय के कीर्ति में, उनके विरुद्ध में, अब जो कहते हैं क्रांतिकारी गीत, जो विप्लव गीतालु जो बोलते हैं, उस प्रकार के गीत गाते हुए लोगों में चेतना लाई। तो इस प्रकार से नलगोंडा, वारंगल इत्यादि प्रांतों में जितने भी लोग, किसान लोग थे, एएमएस आंध्र महासभा में काम करने वाले वामपंथी लेफ्ट पार्टी कम्युनिस्ट थे, वे लोग, सब लोग देशमुख द्वारा उनके घर पर आक्रमण करें। इस प्रकार से कुछ हद तक भूभाग इन एएमएस कार्यकर्ताओं को वापस आ गए थे। और उसी प्रकार हैदराबाद में ये इसी प्रकार का आंदोलन पूरे समूचे राज्य में बढ़ाने के लिए, तेलुगु बात करने वाले तेलुगु भाषी लोग जहां जहां भी है, वहां तक इस प्रकार का आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए विशाल आंध्रा नामक एक संस्था की भी स्थापना की। आंदोलन का नाम लिया विशाल आंध्रा। इस प्रकार से वे लोग, किसान लोग, विशाल आंध्रा नामक रखते हुए ये किसान आंदोलन आरंभ किया। और इसी प्रकार इसी समय हैदराबाद में उस समय मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामक एक संस्था को स्थापित की गई है। और इस संस्था के नेतृत्व में एक रजाकार नामक एक सैनिक दल को बनाया गया। और ये रजाकार लोग गाँव में रजाकारों और तेलंगाना सैनिकों के किसानों के प्रति संघर्ष चलता गया। और इन रजाकारों की सहायता गांव में रहने वाले देशमुख दोरा जैसे लोग इनकी सहायता की। और अंतिम में इस प्रकार से कई घटनाएं घटी, जैसे उस समय वरंगल वरंगल में, सिद्दीपेट के बैरानपल्ली में, इस प्रकार उस समय यह संघर्ष किसानों के संघर्ष भी लिया और कई जगह ये धार्मिक सांप्रदायिक दंगे के रूप में भी उभर कर आया। और इसी प्रकार का ये तेलंगाना सैनिक संघर्ष आगे चलते चलते 1948 में जब हैदराबाद राज्य भारत में विलीन होने के बाद, अब उस समय के निजाम मीर उस्मान अली खान इस रजाकार व्यवस्था को और जमींदारी प्रथा को रद्द करने का फरमाना भी जारी किया। और अंत में कई लोगों को लाखों एकड़ भूमि किसानों को दी गई। और अंतिम में 1950 में जब भारतीय संविधान लागू होने के कई दिनों के बाद भी यह तेलंगाना सैनिक संघर्ष आगे बढ़ा। और अंतिम में इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट होने के पश्चात यह तेलंगाना सैनिक संघर्ष 1951 में टोटली रद्द किया गया। तो इस प्रकार से उस समय इस प्रकार युद्ध आगे बढ़ा। और यह तेलंगाना सायुध पोराटम, तेलंगाना सैनिक संघर्ष में मुख्य रूप से काम करने वाले कुछ फेमस लोग हैं, जो जिनका नाम है नल्ला नरसिम्हा, जो आप देख रहे हैं। ये जो नल्ला नरसिम्हलु नामक व्यक्ति भी, ये कई प्रकार के नलगोंडा वरंगल प्रांतों में इन्होंने प्रजा न्यायालय की स्थापना करते हुए लोगों को एकत्रित किया गया था। और उसी प्रकार उस समय दुड्डी कुमरया और बाड़ापाटी हनुमंतराव, ये तो कांग्रेस की स्थापना की है, और रावी नारायण रेड्डी जैसे लोग भी स्थापना की है। और इसी प्रकार देउलपल्ली वेंकटेश्वर राव, ये प्रेजेंट जो सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट है संयुक्त नलगोंडे का, सूर्यापेट जिला के निवासी हैं। इन्होंने भी, इसीलिए तेलंगाना नलगोंडा में कम्युनिस्ट लोग अधिक होते हैं, नलगोंडा, वरंगल, खम्मम इस प्रांत में। तो ये जहां जहां तेलंगाना सैनिक संघर्ष चला, वहां आज भी इस प्रकार के स्मारक चिन्हों को देख सकते हैं। तो ये देवलापल्ली वेंकटेश्वर राव सूर्यापेट के थे। इन्होंने तेलंगाना में प्रजा आंदोलन को शुरू किया और कई प्रकार के आंदोलन के इन्होंने नेतृत्व को निभाया। और इसी प्रकार उस समय
चाकली ऐलम्मा, ये जानते हैं, तेलंगाना वीरा वनिता के नाम से, वीरांगना के नाम से जानते हैं। ये चाकली ऐलम्मा, इनकी जो भूमि को जबरदस्ती से विष्णुरी रामचंद्र रेड्डी अपनी ओर खींचना चाहता था। विष्णुरी रामचंद्र रेड्डी इनकी भूमि को जब्त करना चाहता था, लेकिन ये एएमएस के कार्यकर्ता और चाकली ऐलम्मा ने उनके विरुद्ध आंदोलन किया और वह इनकी भूमि को खींचने में असफल रहा। इस प्रकार से ये चाकली ऐलम्मा को तेलंगाना के वीरांगना के नाम से जाना जाता है। और उसी प्रकार आरुट्ला रामचंद्रा रेड्डी, ये भी, इन्होंने भी उस समय के आंध्र महासभा एएमएस और हमारे तेलंगाना उस समय के हैदराबाद राज्य कांग्रेस में और आर्य समाज जैसे संस्थाओं में कार्य करते हुए दोरा जैसे लोग, देशमुख जैसे लोग किस प्रकार से किसानों की भूमि को जब्त किए हैं, कब्जा किए हैं, उनसे ये इनके नेतृत्व में आंदोलन करते हुए फिर से उन किसानों को अपनी भूमि दिलाने में सफल है। यह भी पालाकुर्ती ये जैसे प्रांतों में जनगामा भुवनगिरी इस प्रकार के प्रांतों में इन्होंने ये तेलंगाना सैनिक के संघर्ष को नेतृत्व को आगे बढ़ाया था। और उसी प्रकार उस समय बोरगुला रामकृष्ण राव जो इन्होंने भी कांग्रेस के आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई और ये इन्होंने हैदराबाद राज्य के मुख्यमंत्री, कई बार प्रश्न पूछा गया कई कॉम्पिटिटिव परीक्षा में, हैदराबाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बोरगुला रामकृष्ण। प्रथम भी वही है, अंतिम भी वही है, फर्स्ट एंड लास्ट एक ही मुख्यमंत्री, हैदराबाद स्टेट की बात, आंध्र प्रदेश की नहीं। और आंध्र प्रदेश बना 1956 में और 1951-52 में हैदराबाद स्टेट के लिए इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में बोरगुला कांग्रेस की जीत हुई और कांग्रेस की जीत होने के पश्चात बोरगुला रामकृष्ण राव को चीफ मिनिस्टर बनाया। इस प्रकार से हैदराबाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बोरगुला रामकृष्ण राव, जो संयुक्त महबूबनगर जिले से हैं और अभी वर्तमान रंगारेड्डी जिला शादनगर के निकट इनका जो गांव का नाम बोरगुला है और वहां के उस गांव के वासी हैं बोरगुला रामकृष्ण राव। और इसी प्रकार उस समय तेलंगाना में शेख बंदगी, ये शेख बंदगी है, जो शेख बंदगी में इन कई विष्णु रामचंद्रा रेड्डी के विरुद्ध कई आंदोलन किए और वास्तव में शेख बंदगी के उनके एक भाई थे अब्बास अली। ये अब्बास अली विष्णुरी रामचंद्र रेड्डी के यहाँ काम करते थे और विष्णुरी शेख बंदगी की जो भूमि थी उस भूमि को अब्बास अली जब्त करना चाहता था और शेख बंदगी न्यायालय चलेगा और कोर्ट के माध्यम से इन्होंने आर्डर ला लिया कि ये भूमि शेख बंदगी ही है। लेकिन अंतिम में ये शेख बंदगी को विष्णु रामचंद्र रेड्डी उनके यहाँ काम करने वाले अब्बास अली कई लोग मिलकर इनकी हत्या कर दी शेख बंदगी की। तो ये तब से ये इनके बारे में भी लोग जिस प्रकार से दोड्डी कमराय के बारे में उनके जिस प्रकार से शहीद हुए तेलंगाना सैनिक संघर्ष के बारे में, और उसी प्रकार से ये शेख बंदगी की वीरता के बारे में, इनके लड़ाई के बारे में गांव-गांव में इनके बारे में लोकगीतों के द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया गया था। और उस प्रकार से 1947 में भारत को आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद 1947 में उस समय के हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने हैदराबाद राज्य को भारत में विलीन करने की बात कही थी। उस समय हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ना पाकिस्तान ना भारत, ये स्वतंत्र रूप से रहने की इच्छा थी, लेकिन ये इस प्रकार से सभी उस समय के राज्य भारत में विलीन हुए। हैदराबाद एक ही राज्य था जो लास्ट में विलीन हुआ और उस समय 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे बातचीत की, समझौता किया, संपर्क में। अंतिम में ऑपरेशन पोलो की सहायता से 3 दिन यह ऑपरेशन पोलो चला और अंतिम में हैदराबाद राज्य को भारत में विलीन किया। कब? 1948 सितंबर 17 के दिन हैदराबाद राज्य भारत में विलीन किया गया था। अब विलीन करने के पश्चात इससे पहले जैसा बताया, विलीन करने के पश्चात और उस समय के देशमुख जागीरदार जैसे प्रथा थी, उस प्रथा को रद्द करने का फरमाना जारी किया और 1950 जनवरी 26 से तब से भारत का संविधान लागू हुआ था भारत में। उस संविधान लागू होने से लेकर
आंध्र प्रदेश राज्य बनने तक, और उस समय की सरकार, केंद्र सरकार ने मीर उस्मान अली खान को हैदराबाद राज्य के लिए राष्ट्रपति के होदा के रूप में काम करने के लिए कहा। जैसे उस समय का उस पद का नाम था राज प्रमुख। राज प्रमुख का अर्थ लिया जाता है राष्ट्रपति। तो ये हैदराबाद राज्य के लिए राज प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया। और उस समय 1956 से पहले, 1950 से 53 में आंध्र राष्ट्रमो और विशाल आंध्र राष्ट्रमो जैसे भाषा प्रयुक्त भाषाएं बोली जाने वाले उनकी एक राज्य बनाया बनाया गया असम्बली कमीशन के माध्यम से। उस प्रकार से भाषा प्रयुक्त राष्ट्रालु जो एर्पाटु जो कहते हैं, जो भाषा बोली अधिक भाषा जहाँ बोली जाती है उन सभी प्रांतों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाए। तो उस प्रकार से वो संयुक्त, अभी जो आंध्र प्रदेश है वह आंध्र प्रदेश, अब जो तेलंगाना है, ये दोनों प्रांतों को मिलाकर तेलुगु भाषा बोलने वाले की संख्या दी है, ये तेलुगु प्रांत है। इसी प्रकार से इस प्रांत को आंध्र प्रदेश के नाम से रखा गया। और ये आंध्र प्रदेश नया राज्य 1956 नवंबर 1 के दिन यह आंध्र प्रदेश स्टेट फॉर्मेशन हुआ था। और इस स्टेट फॉर्मेशन होने तक 1956 जनवरी 26 से लेकर 1950 जनवरी 26 से लेकर 1956 आंध्र प्रदेश राज्य की गठन होने तक हैदराबाद राज्य के प्रमुख के रूप में अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान ने इसका काम की कार्य किए। और उसी प्रकार 1951-52 में हैदराबाद राज्य के लिए जो इलेक्शन हुए, 1952 में बुरगल रामकृष्ण राव मुख्यमंत्री के रूप में काम किए थे। इस प्रकार से हैदराबाद राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चला और यहाँ किसानों के विरुद्ध जो तेलंगाना सायुध पोराटम, ये तेलंगाना सैनिक संघर्ष भी यहाँ चला। तो ये याद रखना चाहिए मुख्य रूप से कौन कौन से सैनिक संघर्ष में कौन कौन से नेता लोग भाग लिए। जैसे चाकली ऐलम्मा का उदाहरण लिया, रावी नारायण रेड्डी और देवलपल्ली वेंकटेश्वर राव, और रामचंद्र रेड्डी, चाकली ऐलम्मा, शेख बंदगी। और एक और उसी प्रकार से उस समय के एक और प्रमुख व्यक्ति भी थे जो इसी तेलंगाना सैनिक संघर्ष में भाग लिए, जो मखदूम मोहिउद्दीन के नाम से जाना जाता है। ये मखदूम मोहिउद्दीन हैदराबाद उस्मानिया विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे। ये मखदूम मोहिउद्दीन, इन्होंने उस समय के कामरेड्स एसोसिएशन में काम करते थे, जो कम्युनिस्ट में। और उस कम्युनिस्ट में काम करते करते इन्होंने भी तेलंगाना राज्य में तेलंगाना राज्य के नीतियों के विरुद्ध में और तेलंगाना सैनिक संघर्ष के पक्ष में और राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। उस समय हैदराबाद में रहने वाले जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उन सभी को इकट्ठा करने के कारण करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से कौन कौन से लोग इसमें भाग लिए और किस प्रांत में वे लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में काम किया, यह बात को याद रखें। और कौन से वर्ष में क्या हुआ, ये चीज भी याद रखें। मुख्य रूप से तेलंगाना सैनिक संघर्ष कब शुरू हुआ, 1946 जुलाई 4 के दिन, जो दोड्डी कुमराय की मृत्यु से यह तेलंगाना सैनिक संघर्ष चालू हुआ। और 1946 से लेकर 1951 तक यह तेलंगाना सैनिक संघर्ष चलता रहा। ठीक है, ये थे हैदराबाद राज्य से संबंधित कल जो छुट्टी हुई मुख्य बातें। तो इससे आपको 8वीं कक्षा की इतिहास की समाप्ति होती है। नेक्स्ट आप इतिहास पढ़ेंगे 9th क्लास, लेकिन 9th क्लास इतिहास से पढ़ाने से पहले आपको जो भी अगली कक्षा मेरी होगी वह कक्षा आपको सिविक से लेकर चलेगी। ठीक है, अभी 6th 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री समाप्त हो गई है और अगली जो कक्षाएं होंगी वो नागरिक शास्त्र सिविक्स से संबंधित मेरी कक्षाएं होंगी। और कक्षाएं के लिए थोड़ा सा समय भी लेना पड़ेगा और समय भी छुट्टियों में बाहर हो, तो शायद मेरी कक्षाएं कुछ दिनों के बाद ही फिर से आपके सामने आ जाए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको आज की यह कक्षा समझ में आई होगी। आप जो लोग रनिंग नोट्स लिख रहे हैं उसे याद करें, एक दूसरे से डिस्कस करें, तब तक आप ये काम नहीं करेंगे और इन मुख्य बिंदुओं का आप याद नहीं रख सकेंगे। जब याद नहीं रख सकेंगे परीक्षा में आप जानबूझकर भी गलत उत्तर लेकर आते हैं, जो इसका जो भी लाभ हो या नष्ट हो, नुकसान है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा।
अंक मिलेगा तो आपको मिलेगा, अंक छूट जाएगा तो भी आपसे ही अंक छूट जाएगा। ठीक है, इन्हीं बातों को समेटते हुए आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं, और अगली कक्षा के लिए, तब तक के लिए हम सिविक्स के लिए तैयार हो जाइए। सिविक्स जो 6 क्लास की सिविक्स आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। कुछ बोलना है क्या?